हेलो दोस्तों। आज हम फेफड़े या लंग्स के बारे में जानेंगे। फेफड़े क्या है और उनकी परिभाषा क्या है, पहले हम जानते हैं। मनुष्य में बखिय या छाती गुहा के अधिकांश भाग पर कब्जा करने वाले स्पंजी वायु से भरे शंक्वाकार अंगों को फेफड़े के रूप में जाना जाता है। यह प्राथमिक श्वसन अंगों में से एक है, जहां श्वासनली और ब्रांकाई के माध्यम से श्वासनली के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद गैस का आदान प्रदान होता है। हमारे पास कितने फेफड़े होते हैं? मनुष्य के दो फेफड़े होते हैं, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। वे अलग अलग आकार के होते हैं और कई लोबों में विभाजित होते हैं। फेफड़े कैसे दिखता है? एक स्वस्थ फेफड़े का रंग गुलाबी होता है और यदि आप इसे शरीर के बाहर देख सकते हैं तो यह एक नरम रबर जैसी संरचना जैसा दिखाई देगा। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े मानव शरीर के पिछले हिस्से की ओर कॉलर बोन के ठीक नीचे डायफ्राम तक फैले हुए होते हैं, जो मांसपेशियों का विभाजन है जो छाती और पेट की गुहाओं को अलग करता है। बाएं और दाएं फेफड़े शरीर के दोनों किनारों पर हृदय के साथ स्थित होते हैं। बखिया गुहा में एक और महत्वपूर्ण अंग उनके थोड़ा आगे और बीच में स्थित होते हैं। वे छाती गुहा में अन्य अंगों के साथ साथ रिब पिंजरे से भी घेरी होती है। फेफड़ों की संरचना और शारीरिक रचना के बारे में जानेंगे। प्रत्येक फेफड़े में एक शीर्ष, आधार, जड़ और फेफड़े का हिलम या हिलस होता है। साथ ही 3 सतहों होती है जो फेफड़े को बखियों के किनारों से जोड़े रखती है। जैसे शीर्ष फेफड़ों का श्रेष्ठ भाग होता है, जिसका उच्चतम बिंदु पहली पसली के ऊपर स्थित होता है, जो बखिया गुहा के बेहतर उद्घाटन के माध्यम से गर्दन के शुरू होने के निचले तल तक फैला होता है। उसके बाद आधार फेफड़े की अवतल निचली सतह है जो डायफ्राम पर टिकी होती है। उसके बाद बोक्नियल नसों और धमनियों, फुसफुसीय धमनी, दो फुसफुसीय नसों के फुसफुसीय जाल और लसिका वाहिकाओं सहित संरचनाएं एक साथ मिलकर फेफड़ों की जड़ बनाती है। यह जड़ न केवल दो फेफड़ों को एक दूसरे से जोड़ती है, बल्कि उन्हें बखिया गुहा में निलंबित भी रखती है। उसके बाद जड़ की संरचनाएं फेफड़ों में हिलय के माध्यम से प्रवेश करती है या छोड़ती है। यह फेफड़ों की औसत दर्जे की सतह के केंद्र से थोड़ा ऊपर स्थित चौड़ा दबा हुआ क्षेत्र है। उसके बाद हम जानेंगे खंडीय शारीरिक रचना के बारे में। वयस्कों में प्रत्येक फेफड़ा 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर लंबा होते हैं, जिसमें दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि पहले में 3 खंड होते हैं जबकि दूसरे में केवल 2 खंड होते हैं। यदि फेफड़ों की सतह को समतल फैलाया जा सके तो दोनों फेफड़ों का कुल सतह क्षेत्र मानव शरीर की बाहरी सतह के क्षेत्रफल से 40 गुना अधिक होगा, जिससे वे सबसे बड़े अंगों में से एक बन जाएंगे। उसके बाद हम जानेंगे दाएं फेफड़ा के बारे में। श्रेष्ठ या ऊपरी, मध्य और ओबर या निचले लोब में विभाजित होता है। इन्हें आगे 10 खंडों में विभाजित किया जाता है। पहले हम बाएं फेफड़ा के बारे में जानेंगे। बाएं फेफड़ा दाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा होता है हृदय के लिए जगह बनाने के लिए, और इसे श्रेष्ठ या ऊपरी और ओबर या निचले लोब में विभाजित किया जाता है। भले ही केवल 2 लोब हो, ऊपरी लोब में एक प्रशिक्षण होता है जिसे लिंगुला या लैटिन में जिसका अर्थ है छोटी जीभ कहा जाता है, जो दाहिने फेफड़े के मध्य लोब के बराबर के रूप में कार्य करता है। उसके बाद फेफड़ों की दरारें। बाएं और दाएं दोनों फेफड़ों में एक तिरछी दरारें होती है जो बेहतर लोब को निचले लोब से अलग करती है,
जबकि दाएं फेफड़े में मध्य और बेहतर लोब को अलग रखने के लिए एक क्षैतिज दरार होती है। उसके बाद हम जानेंगे फेफड़ों की सतह और सीमाएं के बारे में। फुफ्फुसीय आवरण और फुफ्फुस गुहा के बारे में जानेंगे। फ्लोरा एक दो परत वाली सिरस या द्रव से भरी झिल्ली होती है जो फेफड़ों को ढकती है। इसे आघात से बचाने के लिए एक कुशन प्रदान करती है और श्वसन की प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाती है। मानव शरीर में दो फ्लोरा होते हैं जो दो फेफड़ों को ढकते हैं। बाहरी परत या पार्श्विका फुफ्फुसी छाती गुहा की आंतरिक दीवारों को रेखाबद्ध करती है, जबकि आंतरिक या अंतर संबंधी फुफ्फुस फेफड़ों की बाहरी सतह से जुड़ी होती है। दोनों परतें आपस में एक खोखली जगह बनाती है जिसे फुफ्फुस गुहा के रूप में जाना जाता है और फुफ्फुस द्रव से भरा होता है। इसीलिए दोनों फुफ्फुस परतें एक दूसरे से चिपकती नहीं है। उसके बाद हम जानेंगे मीडियास्टिनम के बारे में। दो फेफड़ों के बीच का स्थान है। दाएं और बाएं फुफ्फुस थैली के बीच बख्या के मध्य के आसपास के क्षेत्र को मीडियास्टिनम के रूप में जाना जाता है। यह स्थान ओवर और श्रेष्ठ मीडियास्टिनम में विभाजित है। ओवर मीडियास्टिन दोनों के बीच बड़ा है और आगे पश्च मध्य पूर्वकाल और मीडियास्टिनम में विभाजित होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे डायफ्राम के बारे में। यह मांसपेशियों की उत्तल या गुंबद के आकार की चादर है जिस पर दोनों फेफड़ों के आधार टिके होते हैं। दोनों फेफड़ों की डायफ्रामिक सतह में डायफ्राम के आकार को समायोजित करने के लिए अवतल आकार होता है। श्वसन प्रणाली में महत्वपूर्ण मांसपेशियों में से एक, यह छाती गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। उसके बाद हम जानेंगे फेफड़ों की तीन सतह के बारे में। पहले हम कस्टल सतह के बारे में जानेंगे। बख्या की दीवार की आंतरिक सतह की और मुख वाली उत्तल चिकनी सतह होती है। यह फेफड़े की तीन सतहों में से सबसे बड़ा क्षेत्र कवर करती है। कोस्टल फ्लोरा इसे पसलियों और सबसे गहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियों या पसलियों के बीच चलने वाली मांसपेशियां जो पसलियों के पिंजरे को लचीला बनाए रखती है से अलग रखती है। उसके बाद हम जानेंगे मीडियास्टिनल सतह के बारे में। बाएं और दाएं फेफड़ों के बीच की सतह, इसमें हिलम होता है। यह हृदय के बगल में फेफड़ों के हिस्से को भी कवर करता है। बाएं फेफड़ों में एक गहरा इंडेक्शन होता है जिसे कार्डियक नोच कहा जाता है, जो हृदय के शीर्ष के लिए जगह बनाने के लिए इसकी मीडियास्टिनल सतह के साथ होता है। ये दोनों सतहें शीर्ष पर एक दूसरे से मिलते हैं जबकि वे फेफड़े की निचली सीमा द्वारा आधार पर अलग होती है। पीछे का चिकना और गोल क्षेत्र जहाँ कोस्टल सतह और मीडियास्टिनल सतह मिलती है उसे पश्च सीमा के रूप में चिन्हित किया गया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे डायफ्राम सतह के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक अवतल बेसल सतह है जो डायफ्राम का सामना करती है। दाएं फेफड़े का अवतल आधार अधिक गहरा होता है क्योंकि यह नीचे स्थित लीवर के लिए जगह बनाने के लिए ऊपर की ओर स्थित होता है। उसके बाद हम फेफड़ों का श्वसन क्षेत्र या फेफड़े का पेरेन्काइमा के बारे में जानेंगे। श्वसन के कार्य के लिए सीधे जिम्मेदार फेफड़ों में संरचनाएं सामूहिक रूप से फेफड़े के पेरेन्काइमा का निर्माण करती है। इसमें ब्रोंगियोल ट्यूब, रक्तवाहिकाएं, एल्वियोली और एल्वियोलर नलिकाएं शामिल होती हैं। पहले हम जानेंगे ब्रोंची और ब्रोंकियोल्स के बारे में। जैसे ही वायुमार्ग फेफड़े तक पहुंचते हैं, यह बाएं और दाएं प्राथमिक ब्रोंकोस में विभाजित हो जाते हैं, जो फिर क्रमशः बाएं और दाएं फेफड़े में प्रवेश करता है। फेफड़ों के अंदर जाने के बाद ब्रोंकाई संकरी नलियों में विभाजित हो जाती है जिन्हें ब्रोंकिलियोस कहा जाता है, जबकि यह फिर से टर्मिनल ब्रोंकिलियोस
में शाखाबद्ध हो जाती है, जो मानव फेफड़ों में सबसे छोटी श्वसन नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक फेफड़े अपना या इस जटिल संरचना को ब्रोंकियल ट्री कहा जाता है। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स दोनों को उनके आकार को बनाए रखने में मदद करने के लिए हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स से घेरा जाता है। उसके बाद हम जानेंगे एल्वियोली के बारे में। छोटी हवा से भरी थैलियाँ एल्वियोली फेफड़ों की प्राथमिक कार्यशील इकाइयाँ हैं, जो गैस विनिमय की वास्तविक साइट है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 300 से 700 मिलियन एल्वियोली औसतन 480 मिलियन होती है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक फेफड़ों में लगभग 150 से 350 मिलियन एल्वियोसी है। एल्वियोसी की भीतरी दीवारें पानी और सर्केट की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे पल्मोनरी सरफेक्टेट के रूप में जाना जाता है, जो टाइप एल्वियोल कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन लिपिड्स मिश्रित होते हैं। यह एल्वियोली के सतही तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ताकि गैस एक्सचेंज के दौरान उन्हें ढहने से रोका जा सके। यह बदले में फेफड़ों को अपना आकार बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद हम जानेंगे फेफड़ों की वाहिका प्रणाली के बारे में। प्रत्येक फेफड़ों में एक फुसफुसिया धमनी और 2 फुसफुसिया शिराएं होती है। फुसफुसिया धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, जहां इसे ऑक्सीजन मिलती है, और फिर फुसफुसिया शिराएं द्वारा हृदय में वापस ले जाया जाता है। आमतौर पर बाईं ओर 2 ब्रोंकियल धमनियां और 2.5 और 1 होती है, जो फेफड़ों की जड़ों, आंतरिक फुसफुस, ब्रोंकाई और अन्य सहायक फेफड़ों के ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है। ब्रोंकियल नसों, ब्रोंची और हिलम में संरचनाओं, साथ ही कुछ अन्य सहायक संरचनाओं को सुखा देती है। और उसके बाद हम जानेंगे अभिप्रेरणा के बारे में। फेफड़ों और इसके कुछ संबंधित अंगों और मांसपेशियों को तांत्रिक आपूर्ति वेगस तंत्रिका और फ्रेनिंग तंत्रिका की शाखाओं से आती है। उसके बाद हम जानेंगे फेफड़े क्या करता है। फेफड़े सांस लेने और छोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। यह वह तरीका है जिससे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा मिलता है। जैसा कि अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन द्वारा प्रलेखित किया गया है कि एक वयस्क व्यक्ति आमतौर पर प्रति मिनट 15 से 20 सांस लेता है और प्रतिदिन लगभग 20,000 सांस लेता है। उसके बाद हम जानेंगे श्वसन तंत्र में फेफड़ों का कार्य क्या होता है। पहले तो गैस एक्सचेंज के बारे में जानेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक गुहा के माध्यम से प्रवेश करती है। ग्रासनी, स्वरयंत्र और श्वसन नली के माध्यम से नीचे की ओर यात्रा करते हुए 2 प्राथमिक ब्रोंकाई के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करती है। फिर यह एल्वियोली तक पहुंचती है। फेफड़ों में छोटी हवा की थैलियां जहां गैस का आदान प्रदान होता है ब्रोंकियोल्स के माध्यम से। एल्वियोली की एक कोशिका मोटी दीवार में रक्त कोशिकाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है। जैसे ही ऑक्सीजन युक्त हवा इन एल्वियोली तक पहुंचती है, कोशिकाओं के माध्यम से बहने वाला रक्त एल्वियोली और कोशिकाओं की पतली दीवार में होने वाली प्रसार की विधि में ऑक्सीजन को लाता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। इसी तरह शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों से रक्त द्वारा ले जाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली द्वारा अवशोषित किया जाता है, ताकि उन्हें सांस छोड़ी गई हवा के साथ अवशोषित किया जा सके। उसके बाद हम जानेंगे कुल फेफड़ों की क्षमता और फेफड़ों का अनुपालन के बारे में।
टीएलसी से तात्पर्य एक वयस्क व्यक्ति के फेफड़ों द्वारा धारण की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा से है। यह अधिकतम सांस छोड़ने या महत्वपूर्ण क्षमता या बीसी के बाद फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई हवा और सबसे गहरी सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों के भीतर छोड़ी गई हवा की मात्रा का योग है। मानव फेफड़ों का टीएलसी 6 लीटर होता है। फेफड़े की अनुपालन सांस लेने के दौरान हवा के दबाव में परिवर्तन के साथ फेफड़ों की विस्तार करने की क्षमता का माप है। विभिन्न फेफड़ों संबंधी विकारों के निदान और उपचार के लिए टीएलसी और फेफड़ों के अनुपालन दोनों को मापा जाता है। उसके बाद हम जानेंगे फेफड़ों को कार्यशील रखने में श्वसन मांसपेशियों की भूमिका क्या है। फेफड़े धोखनी की एक जोड़ी की तरह काम करती है। जब वे फैलते हैं तो शरीर में ताज़ी हवा खींचते हैं और जब वे संकुचित होते हैं तो अशुद्ध हवा को बाहर निकालते हैं। हालांकि इस विस्तार और संपीड़न को नियंत्रित करने के लिए फेफड़ों में कोई मांसपेशियां नहीं होती है। डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित मांसपेशी, पेट की मांसपेशियों और इंटरकोस्टल मांसपेशियों की मदद से फेफड़ों को पंप करने में मदद करती है। डायफ्राम और पेट की मांसपेशियां फेफड़ों की मात्रा को बढ़ाने और घटाने के लिए सिकुड़ती और फैलती रहती है, जबकि इंटरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पंजरे के भीतर की जगह को नियंत्रित करती है। सांस लेने के दौरान डायफ्राम आराम करता है और पेट की गुहा की ओर फैलता है ताकि बाहर से हवा फेफड़ों के भीतर वैक्यूम में पहुंच सके। इंटरकोस्टल मांसपेशियां यह सुनिश्चित करती है कि पसलियों के पिंजरे में फूले हुए फेफड़ों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह हो। इसी तरह सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम फेफड़ों में ऊपर की ओर धकेलता है ताकि वे पीछे हट जाएं, जिससे एल्वियोली पर दबाव बढ़ता है, जो फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकाल देता है। उसके बाद हम जानेंगे फेफड़े सांस के दौरान ली गई हवा को शुद्ध करने का काम कैसे करता है। पहले हम म्यूकोस मेम्ब्रेन और श्वसन सिलिया के बारे में जानेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन पथ में प्रवेश करने वाली हवा आमतौर पर धूले के कोणों, पराग आदि जैसी अशुद्धियों से भरा होती है। इनमें से कुछ नाक के बालों द्वारा नाक की गुहा में फंस जाते हैं और हवा को आंशिक रूप से साफ करते हैं। बाकी की सफाई वायुमार्ग, ट्रेकिया, ब्रांकाई और ब्रोंकियोल्स को अस्तर करने वाली बलगम झिल्ली द्वारा की जाती है, जहां कोई भी बचे हुए विदेशी कण गोल्टेक कोशिकाओं द्वारा स्रावित चिपचिपे बलगम में फंस जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि गैस विनिमय के दौरान कोई हानिकारक पदार्थ रक्त कोशिकाओं के संपर्क में न आए। फिर श्वसन सिलिया आंतरिक दीवारों को कवर करने वाले छोटे बाल जैसे विकास बलगम में फंसी अशुद्धियों को श्वसन पथ के उद्घाटन की ओर वापस ले जाते हैं, जहां उन्हें नाक या मुंह के माध्यम से उत्सर्जित किया जा सकता है। उसके बाद हम जानेंगे परिसंचरण में फेफड़ों का कार्य क्या है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फुसफुसियों शिराओं के माध्यम से बाएं ओलिंद में और फिर हृदय के बाएं वेंट्रिकल में जाता है, जहां से इसे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए पंप किया जाता है। फिर कोशिकाएं ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं और कोशिकीय कार्यों द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में भेजती है, जिसे बेहतर और ओवर बेनाकाबा नसों द्वारा दाएं ओलिंद में ले जाया जाता है, जहां से यह दाएं वेंट्रिकल तक पहुंचाता है। इस ऑक्सीजन रहित रक्त को फिर फुसफुसिया धमनी के माध्यम से दाएं वेंट्रिकल द्वारा फेफड़ों में वापस पंप किया जाता है। वहां यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन प्राप्त करता है ताकि यह फिर से पूरे शरीर को आपूर्ति कर सके। ये रहा फुसफुस के बारे में। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।